भारत भी ऐसे ही थोड़ी, अब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले भी 70 से ऊपर बरस हो गए और हम कहते हैं भारत विविधताओं का देश है। इतनी विविधताएं होते हुए भी क्या है जो सब लोगों को एक सूत्र में पिरोकर रखता है? ज़रूर कोई साझा आदर्श है, कोई शेयर्ड आइडियल है, ज़रूर कुछ साझी मान्यताएं हैं, कुछ साझे मूल्य हैं। बात समझ में आ रही है? और वो ऊंचे से ऊंचे मूल्य होते हैं, या होने चाहिए कम से कम। किसी राष्ट्र की बुनियाद में अगर ऊंचे मूल्य नहीं होंगे तो वो राष्ट्र बहुत दिन फिर चलेगा भी नहीं, विखंडित हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा उसके साथ। समझ रहे हो बात को? भारत के बारे में कहते हैं ना कि कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी? राजनैतिक स्तर पर तो भारत कितनी बार टूटा फूटा, तो देश तो कभी यहां पर स्थायी रह ही नहीं पाया। एक रह पाया क्या? भारत का नक्शा लगातार बदलता रहा है, हर 50 साल में बदलता रहा है। बदलता रहा है कि नहीं? राजनैतिक नक्शा। लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर भारत लगभग अक्षुण्ण रहा है, अखंड रहा है। उसकी वजह है यहाँ के सब लोगों के निश्चित रूप से कुछ साझे और ऊंचे मूल्य हैं। ये दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, मूल्य साझे होने चाहिए और मूल्य ऊंचे होने चाहिए। तो वो जो साझे और ऊंचे मूल्य हैं जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर एक रखते हैं, वो मूल्य वास्तव में आध्यात्मिक है। ठीक है? तो जो ये भारत देश है, फिर मुझे बताओ ये क्या है? ये उन आध्यात्मिक मूल्यों की राजनैतिक अभिव्यक्ति है। जो भारत राष्ट्र है उसके केंद्र में क्या है? आध्यात्मिक मूल्य। आध्यात्मिक मूल्य तभी तो वो चले आ रहे हैं पिछली 20 शताब्दियों से, नहीं तो भारत में कह रहा हूं कब का अपने मूल्य खो चुका होता। पर भारतीयों की एक अलग पहचान है। वो बात भारतीयों को भले ही कम समझ में आती है, विदेशियों से पूछो वो बता देंगे। वो जानते हैं कि राष्ट्र के तौर पर, कंट्री नहीं, नेशन के तौर पर भारत की क्या पहचान है। वो जानते हैं कि भारत की जो केंद्रीय पहचान है उसमें बोध आता है, उसमें गहराई आती है, उसमें सत्य आता है, उसमें करुणा आती है, मतलब कि उसमें अध्यात्म आता है। तो ये अध्यात्म ही है जो भारत को एक राष्ट्र के तौर पर पिछले 20-25 शताब्दियों से एक रखे हुए हैं। तो राष्ट्र के तौर पर एक रहे हैं, देश के तौर पर हम बनते बिगड़ते रहे हैं। भाई अभी 70-75 साल पहले तक पाकिस्तान, बांग्लादेश भी राजनीतिक तौर से सब भारत का ही हिस्सा थे, ब्रिटिश इंडिया का थे कि नहीं? और इतना ही नहीं, 500 राजे रजवाड़े थे जो अपनी अपनी अलग सत्ता चला रहे थे। तो राजनीतिक तौर पर तो बहुत उथल पुथल चलती ही रहती है, राष्ट्रीयता लगातार कायम रहती है। अब 1947 के बाद से एक अभिनव प्रयोग हुआ है। वो अभिनव प्रयोग ये है कि वो जो भारत राष्ट्र था वो भारत देश बनकर सामने आया है। बात समझ रहे हो? राष्ट्रीय मूल्यों को मैंने कहा राजनैतिक अभिव्यक्ति मिली है। तो ये देश कोई हल्की फुल्की चीज़ नहीं है। भारत को यूं ही बस एक पॉलिटिकल एंटिटी मत मान लेना, एक राजनैतिक इकाई नहीं है भारत। भारत, फिर से कह रहा हूँ, चौथी पांचवी बार दोहरा रहा हूँ, जो ये भारत देश भी है, द कंट्री कॉल्ड इंडिया, ये गहरे आध्यात्मिक मूल्यों की राजनैतिक अभिव्यक्ति है। तो ये पूजनीय है, ये पूजनीय है। ये पूजनीय किस लिए है? क्योंकि ये भारत देश रहेगा तो वो आध्यात्मिक मूल्य भी कायम रहेंगे। उन आध्यात्मिक मूल्यों के कायम रहने के लिए आवश्यक है कि ये भारत देश रहे, एक राजनीतिक सत्ता रहे। वो राजनीतिक सत्ता जब रहती है तो वो फिर देश में इस तरह का माहौल तैयार कर सकती है, इस तरह का नियम कायदा कानून रख सकती है कि वहाँ बसने वालों, वहाँ पैदा होने वालों, वहाँ पलने और बढ़ने वालों में एक खास तरह की मानसिकता रहे, मूल्य उनके ऊंचे रहें, संस्कार उनके शुद्ध रहें। तो देश का मतलब यही नहीं होता कि सरकार है और सरकार बिजली पानी सड़क का काम कर देगी।
ये तो आपने बहुत ही अटपटी बात कर दी। कम से कम भारत देश तो ऐसा नहीं है जिसमें कि राज्य का काम बस ये है कि वो आपके लिए सड़क, पानी और बिजली की और कानून की व्यवस्था का इंतज़ाम देखता रहे। नहीं 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 नहीं, तो जारी बात, भारत देश इसलिए है ताकि भारत राष्ट्र सुरक्षित रहे। भारत देश इसलिए है ताकि भारत राष्ट्र सुरक्षित रहे। समझ में आ रही बात? राष्ट्रों के पास फौजें नहीं होती, राष्ट्रों के पास बस एक भावना होती है, एक आदर्श होता है। अगर सामान्य भाषा में कहूं तो राष्ट्रों के पास फौजें नहीं होती, राष्ट्रों के पास आत्मा होती है। फौजें देश के पास ही हो सकती हैं। तो जो भारत देश है वो शरीर है, और जो भारत राष्ट्र है ऊंचे मूल्यों वाला, वो उस शरीर की आत्मा है। अब एक बात बताओ, शरीर नहीं रहेगा तो बेचारी आत्मा करेगी क्या? समझ रहे हो? कोई संत हो, कोई ऋषि हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, इनके शरीर की कोई कीमत है या नहीं है? इनके शरीर की कीमत है या नहीं है? या ये कहोगे कि सत्य तो आत्मा मात्र है, शरीर रहे ना रहे? कोई पूजनीय आदमी हो, कोई ऊंचा आदमी हो, उसके शरीर की कीमत कुछ है या नहीं है? शरीर कीमत है, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा तो फिर आत्मा को अभिव्यक्ति कौन देगा? कबीर साहब याद है ना? हर घट मेरा साइया और सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट के जा घट परगट होए। तो घट माने शरीर, आत्मा तो सर्वत्र है। संत जन कह गए हैं आत्मा तो सर्वत्र है। कौन सी ऐसी जगह है जहां आत्मा ना हो? आत्मा ही एकमात्र सत्य, उसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन वो शरीर अद्भुत होता है, विरल होता है, जिसमें वो आत्मा अभिव्यक्ति लेती है। ऐसा बस किसी किसी का शरीर होता है, कभी किसी कृष्ण का और कभी किसी कबीर का। समझ में आ रही है बात? जहां पर वो शरीर वाहन बन गया हो आत्मा की अभिव्यक्ति का। तो जो भारत देश की परिकल्पना करी गई थी वो इसी आधार पर थी कि वो उच्चतर मूल्यों का वाहक बनेगा। इसलिए उस देश की रक्षा की जानी बहुत आवश्यक है। आप ये नहीं कह सकते कि देश तो एक राजनीतिक इकाई है, टूटती है तो टूट जाने दो। ये बात किसी भी देश पर लागू नहीं होती, भारत पर तो बिल्कुल भी लागू नहीं होती। भारत देश बस एक राजनीतिक इकाई नहीं है, भारत देश अपने आप में रोशनी है। भारत देश के पीछे बहुत ऊंचे सिद्धांत हैं। अगर ये देश नहीं रहेगा तो उन सिद्धांतों को भी ताकत और अभिव्यक्ति देने वाला कौन रहेगा? सिद्धांत बच जाएंगे पर उन सिद्धांतों की अभिव्यक्ति नहीं बचेगी। सिद्धांत तो बच जाएंगे पर उन सिद्धांतों के आधार पर चलने वाली कानून व्यवस्था नहीं बचेगी। सिद्धांत तुम लेकर बैठे रहना। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अगर भारत देश भारत राष्ट्र की अभिव्यक्ति है और इसलिए भारत देश पूजनीय है, और देश से मेरा मतलब है एक बाहरी व्यवस्था ही, एक शरीर ही, एक राजनीतिक व्यवस्था ही, एक ज़मीनी व्यवस्था, तो उस ज़मीन की सीमाओं का फिर जो प्रहरी है उसको भी कुछ इज्जत दोगे कि नहीं दोगे? बोलो। और भारत देश किसी आसान माहौल में तो रहता नहीं है। हमारा मोहल्ला जानते हो ना कैसा है? पड़ोसी हमारे देखे हैं ना कैसे हैं? छोटे बड़े सब आंख दिखाते हैं। कोई इधर से नोचने को तैयार है, कोई उधर से खसोटने को तैयार है, कोई नीचे से परेशान कर रहा है, कोई दाएं से कील चुभो रहा है, कोई बाएं से। तो इसलिए इस माहौल में जो व्यवहारिक बात है वो ये है कि सेना और सैनिकों का महत्व निश्चित रूप से है। अगर ये देश महत्वपूर्ण है, अगर ये देश किन्हीं मूल्यों, सिद्धांतों, आदर्शों का प्रतिनिधि है, तो इस देश की जो रक्षा करने वाला है वो निश्चित रूप से विशेष है, वो सम्मान का अधिकारी है।